राज्यों में दो दो एग्जिट पोल मेरे पास आए हैं। मैं झारखंड का एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये एक्सिस माई इंडिया का पोल है जिसमें सीट शेयर भी आपको दिख रहा होगा और वोट शेयर भी आपको नजर आ रहा होगा। एनडीए में बीजेपी 16 से 26 सीटों पर दिख रहा है, आजसू एक सीट पर 0 से 1 मान लीजिए, जेडीयू के पास 0 से 1 सीट और एलजेपी रामविलास पासवान एक सीट पर काबिज होता हुआ। ये एनडीए का गणित है 17 से 27 और झारखंड का है ये 81 सीटों से मान लीजिए, और एनडीए के पास 37% का वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया पर अगर आइए तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 32 से 36, कांग्रेस के पास 13 से 16 सीटें जाएंगी, आरजेडी 3 से 4, सीपीआई एमएल के पास 1 से 3 सीटें, और ये टोटल बनता है 49 से 59 और 45% का वोट शेयर। अब सवाल ये है कि अगर ये वोट शेयर का इतना बड़ा फासला है, 37% एनडीए के पास और 48% इंडिया के पास अगर ये जाता हुआ नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर गणित थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्या शीतल जी आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा वोट शेयर का फासला नहीं हो सकता, बहुत छोटा सा, जरा इस पर जवाब दीजिए मुझे, ये कितना पॉसिबल है? 37 और 45% बहुत बड़ा फासला है ये। हाँ। 8% का फासला। भाई हम लोगों को, मैं वहां गया नहीं इस बार, इसलिए बहुत अधिकार से वहां के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो सूचनाएं आ रही हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये फासला बहुत बड़ा होता है। अगर ये, चूंकि इस बार जो हमारे पास जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उसमें यही एक सर्वेक्षण है जिसने डिटेल्ड बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। इसने कास्ट पे काम किया है, इसने जेंडर पे काम किया है, इसने बैकग्राउंड पे काम किया है, ऑक्यूपेशन पर भी काम किया है, एज पर भी काम किया है। तो अब इतनी मेहनत को कैसे खारिज किया जाए, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है, सच्ची बात ये है। क्या आपको लगता है किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, मुझे ये लगातार अब हर चुनाव के बारे में लग रहा है कि चीजें क्लोज हो गई। जब से इंडिया गठबंधन बना है, अब किसी के लिए खुला मैदान नहीं है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से लेकर लगातार हर राज्य में हर जगह मुकाबला आमने सामने का और बहुत बराबर कर दिया है। इसमें जो हो रहा है कि क्षेत्रीय दल जो इन गठबंधनों में नहीं है वो साफ हो रहे हैं। जैसे बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है सर्वाइवल की, बाइपोलर होता जा रहा है। यस, तकरीबन तो बाइपोलर हो जाने, हाँ, और बाइपोलर हो जाने में जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये दैनिक भास्कर का पोल आपके लिए विश्वसनीय दिखता है, जिसमें ना इधर की सरकार है झारखंड में, ना इधर की सरकार? ये एक सुरक्षित भावना है उसमें। उसमें वो मेहनत नहीं है जो मेहनत एक्सिस ऑफ इंडिया ने की है। तो अब एक्सिस इंडिया की इस मेहनत को एकदम से खारिज कैसे कर दें, महाराष्ट्र और स्वीकार भी कैसे कर लें, ये हम लोग भी पशोपेश में है कम से कम आज की तारीख। और जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि भाई एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में इतनी मेहनत की, ऑक्यूपेशन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज सब बता दिया, वो महाराष्ट्र का सर्वे आने में इतनी देर क्यों हो रही है? तो अपने दर्शकों को बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया महाराष्ट्र के लिए अपना पोल लेकर कल आएगा। आज वो पोल जारी नहीं होगा। तो आज जिन दो पोल्स की उपलब्धता है, एक पोल है दैनिक भास्कर का और दूसरा पोल है मेट्रिज का। दैनिक भास्कर किसी की भी सरकार बनाता हुआ नहीं दिखा रहा है। इंडिया के पास 135 से 150 सीटें और एनडीए के पास 125 से 140 सीटें। और मेट्रिज की अगर बात करूं तो 150 से 170 एक तरफा मुकाबला दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में, और इंडिया 110 से 130। तो मैं राजकिशोर जी, ये नेशनलाइज्ड चुनाव जो हुआ महाराष्ट्र का, दो डेटा है, एक झुकता हुआ दिखता है महायुति की तरफ, दूसरा आपको स्टैग्नेंट पोजीशन में कहीं मिडवे ले जाकर खड़ा कर देता है। दोनों में से क्या होता दिखता है? नहीं, देखिए गरिमा जी, नेशनलाइज चुनाव यहाँ दिल्ली में बैठ के हमें भले दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वो जो 6 रीजन में बटा हुआ है महाराष्ट्र, वहां पर चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे इधर मुंबई का रीजन हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, हर तरीके से वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। यहां तक कि अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग सीट पर अलग अलग मुद्दे हो गए हैं। तो इसलिए भले ही बटेंगे कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, उसके बाद जो सांप भी निकल आता है खड़गे जी का, तमाम चीजें, ये सब हमारी सुर्खियों के लिए ठीक है, लेकिन जो वहां की जनता है उसके बीच में मुद्दे दूसरे थे। अगर आप जाएंगे वहां पर पवार के गढ़ में जाएंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर शरद पवार ने इस पूरे गेम में, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो सीनियर पवार हैं,
सबसे ज्यादा फायदे में वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, सीट भी सबसे ज्यादा उन्होंने ली है। और उसके बाद अजीत पवार के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। और आप देखिए कि ये जो नारे थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरा नैरेटिव बनाया और उसको बढ़त भी बनती हुई दिखाई पड़ी, कम से कम सुर्खियों में, उस पे सबसे ज्यादा असहज कौन हो रहे थे? अजीत पवार हो रहे थे। क्योंकि अजीत पवार के पास तमाम ऐसे क्षेत्रीय छत्रप हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो सीट अपने बूते निकाल कर लाते हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहां पर बात कही जा रही थी कि अगर आप लोकसभा से विधानसभा को कंपेयर करेंगे तो अजीत पवार के साथ न्याय नहीं करेंगे। अजीत पवार यहां पर निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे आंकड़े हैं आ कि रहे भाई हैं, सुर्खियों के लिए ठीक है, नेशनलाइज्ड इलेक्शन नहीं था महाराष्ट्र में जी। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जैसा लिबरल चेहरा भी आखिर में वोट जिहाद और धुले की सीट और मालेगांव गिनवाने लगे, भाई धुले की तो एकमात्र सीट थी 48 लोकसभा सीटों में, नहीं तो वहां बाकी पर 47 लोकसभा की सीटों में एनडीए 41 से खिसक कर 17 पर सिमट गया। तो वोट जिहाद पर आ गया, चुनाव बंटेंगे तो कटेंगे पर आ गया। भले ही सबने आपत्तियां की हो, सबको खारिज करते हुए योगी आदित्यनाथ आखिरी दिन भी बोलते दिखे। नहीं तो इस पे एक चीज समझिए ना कि ये लाइन वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अप्रूव की ना। हाँ। ये सरसंघ चालक अगर कोई बात कह रहे हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां पर एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कह रहे हैं। और वोट जिहाद शब्द ये लेकर नहीं है, वोट जिहाद एक शब्द किसी प्रत्याशी ने कहा इंडिया गठबंधन के, उसको पकड़ के इन्होंने धर्म युद्ध कहा। तो कुल मिलाकर ये आपको समझना पड़ेगा, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, मतलब खैर भारतीय जनता पार्टी में सभी संघ से निकले हुए हैं, लेकिन उनकी वहां पर युति कुछ ज्यादा ही है। तो उसके बाद जब वो वहां पर ला रहे हैं तो जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कहीं पर मन नहीं बना पा रहा था, तो निश्चित तौर पर वो औरंगजेब और जो संभाजी, ये सब चीजें वहां पर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये फडणवीस को भी पता था कि जो योजनाएं वहां पर चल रही हैं, उन योजनाओं से जो लाभ मिलना होगा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व की जो जमीन थी, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत का मामला था, ये सोची समझी रणनीति थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की, कि इस मुद्दे पर जो भी हिंदुत्व से प्रभावित वोट है उसको यहां पर लेकर आया जाए। चूंकि फडणवीस के बारे में आपको एक बात पता ही होगी कि उनके खिलाफ वहां पर मराठा वोटर रहा है, वहां पर उनके खिलाफ जो मराठा वोटर जिस तरीके से करता रहा, तो इस बार देवेंद्र फडणवीस ने वो पूरा उनको हिंदुत्व के प्लैंक पर लाने की कोशिश की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें की हैं। तो शीतल जी क्या चलेगा, ये बंटेंगे तो कटेंगे चलेगा, या फिर आखिर तक कपास गोडाउन में पड़ी रही, सोयाबीन गोडाउन में पड़ा रहा लोगों का, प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर लोग नाराज रहे, किसानों की आत्महत्या थी, ये सब लोकलाइज्ड मुद्दे चलते हुए दिखेंगे, या फिर जैसा राजकिशोर जी कह रहे हैं कि वो जो देवेंद्र फडणवीस से एक मराठा सेक्शन नाराज था कि भाई हम अगले 5 साल तो देवेंद्र फडणवीस को, एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, उसे एक अम्ब्रेला में लाते दिखे, क्या एक्सपेरिमेंट सफल होगा? देखिए, दोनों चीजें आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो जन समस्याओं पर केंद्रित कर रहा है, चूंकि वो विपक्ष में है। वो किसानों से मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए इस दौरान, और चूंकि जो सरकार में है वो उन नीतियों की सुरक्षा के लिए चलते हैं, तो वो आसान नहीं है, इसलिए वो बटेंगे तो कटेंगे पे चलेंगे। बीजेपी ने अपने कैंपेन में झारखंड में तो बहुत ओपनली उनका जो वीडियो आया, जिसपे चुनाव आयोग ने बाद में नोटिस भी दिया है, वो तो बहुत ही, मतलब आप उसे, और जितने भाषण वो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो देते रहे उस पूरे चुनाव के दौरान, बहुत ही कम्युनल प्लैंक पर था। ये डेस्परेशन दिखाता है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि गठबंधन बनने के बाद से अब इंडिया जो है एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन है किसी भी स्टेट में, और ऑल इंडिया पर भी हर स्टेट में वो एक फॉर्मिडेबल है। वो इतना आसान नहीं कि उसको आप राइट ऑफ कर दें। तो इसलिए हर चुनाव में अब उनको पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आना पड़ रहा है। तो बीजेपी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो यही है कि वो कम्युनल प्लैंक पे अपने को खूब ड्रम पीटे। वो उन्होंने किया इस इलेक्शन में भी। और ये चलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा शीतल? उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है, उसमें वो चलेगा। जो आपने जातिवार आंकड़ा अभी झारखंड का देखा, सवर्ण जातियों में खूब चलेगा, पिछड़ी जातियों में भी एक हद तक चलेगा, दलितों में कम चलेगा, माइनॉरिटी में कम चलेगा। वहां जो झारखंड के नतीजे हैं उसमें सिर्फ 3 जगह से बढ़त मिल रही है इंडिया गठबंधन को। आदिवासियों में मिल रही है, मुस्लिम्स में मिल रही है, क्रिश्चियंस में मिल रही है। बाकी सब में आप देखें कि बीजेपी को मिल रही है। वो इसलिए कि उनका वो चला वहां पे।
और दूसरी ओर इनका यहाँ उसके प्रतिक्रिया में यहाँ चला। नहीं तो क्या मैं ये कह दूं, क्या ये कोई भी आज की तारीख में कह सकता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की वो महाराष्ट्र में भी चलेगी? क्योंकि सारे धड़े एक तरीके से मुख्तलिफ जाकर खड़े हो गए ना। अजीत पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, सबने कह दिया महाराष्ट्र में नहीं चलता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में चलता है। नहीं, जिन्होंने कहा उनकी अपनी अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज होते हैं, वरना इन जनरल तो ये सब बीजेपी के लिए चलता ही है। बीजेपी या आरएसएस के लिए इलेक्शन में यही सब चलता है। उनका इसलिए कि वो आर्थिक सवालों पर नहीं जाते बीच में। वो कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं सब, वो उनको मुद्दों को नहीं लेके जाते। करते वो जरूर है, जैसे उन्होंने भी लाडली बहन योजना जैसा एक योजना वहां लगाई, वो उससे अलग वोट आता है जो लाभार्थी वाला वोट है, लेकिन जो उनकी राजनीति है वो कम्युनल प्लैंक पर ही उनके लिए वोट लाती है, तो वो उसको लेके जाते हैं। और जब मुकाबला फॉर्मिडेबल अपोजिशन से होगा तो वो उस पर और ज्यादा जाएंगे, हमेशा हर जगह। तो के शर्मा